नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज के वीडियो लेक्चर में हम हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ के आधार पर टेस्ट नंबर 27 के ऊपर चर्चा करेंगे, जो कि रीति ग्रंथकार कवियों पर आधारित होगा। देख रहे हैं कि ये 5वां भाग यहाँ पर हम प्रस्तुत कर रहे हैं, यानी कि परीक्षाओं के दृष्टिकोण से रीति ग्रंथकार कवियों का कितना रोल है, ये आप समझ पा रहे होंगे। जब भी आप परीक्षाओं में प्रश्न पत्रों को देखते हैं तो कई बार उलझाऊ सवाल इन्हीं रीति ग्रंथकार कवियों से पूछे जाते रहे, लेकिन हम सतह दर सतह प्याज के छिलके की तरह प्रश्नों को आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होता जा रहा है और आपको आनंद आ रहा है। जिस हिसाब से आप सभी ने कमेंट किया है और प्रोत्साहन दिया है, उसके लिए बहुत ही हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं और उम्मीद करता हूं कि जब तक ये चैनल अपने कामों में लगा हुआ है, आप भी उसका साथ देंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये चैनल आप ही लोगों की वजह से बना हुआ है, इसीलिए अपना मानते हुए उपयोगी चीजों को जरूर देखिए। तो चलते हैं, हम बात करते हैं कि आखिरकार 27वें टेस्ट में कौन कौन से प्रश्न हैं और उन प्रश्नों का जवाब आप किस तरीके से दे पा रहे हैं। हम 26वें टेस्ट के प्रश्नों से आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 26 पर पहुंच चुके हैं, जो कि पूछा जा रहा है, न ये शब्द चमत्कार पर टूटे हैं, न दूर की सूझ के लिए व्याकुल हुए हैं, इनकी रचना कला पक्ष में संयत और भाव पक्ष में रंजन कारिणी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का उपयुक्त कथन किसके संदर्भ में है? ऑप्शन दिया गया भिखारी दास, भूपति, तोषनिधि, रसलीन। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो कथन है पकड़ना काफी मुश्किल है। अब बदलते हुए पैटर्न में आप देख रहे हैं कि प्रश्न में ही आचार्य रामचंद्र शुक्ल का नाम दे दिया जा रहा है और विकल्प में किसके बारे में वो कहा करते हैं वो सवाल पूछा जा रहा है। तो न ये शब्द चमत्कार पर टूटे हैं, न दूर की सूझ के लिए व्याकुल हुए हैं, इनकी रचना कला पक्ष में संयत और भाव पक्ष में रंजन कारिणी है। जब भी आप कविताओं को पढ़ते हैं तो दो चीजें आपको ध्यान में रखनी चाहिए, कला पक्ष और भाव पक्ष। आपको याद आ गया होगा कि जब किसी भी कवि का मूल्यांकन आप करते हैं तो यही कला पक्ष और भाव पक्ष दोनों आपको लिखना पड़ता है। तो देखिए, यहां पर शुक्ल जी का ये कथन किसके संदर्भ में है? आप बातों ही बातों में सही जवाब तक पहुंच चुके होंगे। सही जवाब है ऑप्शन ए, भिखारी दास के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने यह बात लिखी कि वो किसी चमत्कार को प्रस्तुत करने में बहुत रुचि नहीं दिखलाए और न ही बहुत दूर तक देखने का प्रयास किया, बल्कि उन्होंने संयम रखा और भाव पक्ष में रंजन को ध्यान में रखा। कौन? भिखारी दास। अब ये कोटेशन किसी भी तरीके से घुमाकर आएगा, जो विद्यार्थी यहाँ पर जुड़े हुए हैं होप और बिलीव के साथ, वो इसका उत्तर अपने दिमाग में रखेंगे। अगला प्रश्न है, विशुद्ध काव्य के अतिरिक्त इन्होंने नीति की सूक्तियां भी बहुत सी कही हैं, जिनमें उक्ति व चित्र अपेक्षित होता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का उपयुक्त कथन किसके संदर्भ में है? बहुत सारे विद्यार्थी कमेंट करते हैं कि सर कथनों को कैसे याद करें, ऐसे ही तो कथन पूछे जाते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसके बारे में बात कही कि विशुद्ध काव्य के अतिरिक्त इन्होंने नीति की सूक्तियां भी बहुत सी कही हैं, जिनमें उक्ति व चित्र अपेक्षित होता है। ऑप्शन दिया गया भिखारी दास, बिहारी लाल, तोषनिधि, रसलीन। तो इसका जो सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन ए है, भिखारी दास के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ये कथन है। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं एक ऑप्शन और दिया गया है, बिहारी लाल का भी दिया गया है। बिहारी लाल ने भी नीति की सूक्तियां बहुत सारी कही हुई हैं और उसमें भी ऊहात्मकता है, उक्ति व चित्र का समावेश है। मान लीजिए यहाँ पर तो हम प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, लेकिन फाइनल एग्जाम में कथन आ जाएगा तो बहुत सारे विद्यार्थी इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। 50-50% का रेशियो रहेगा। इससे आपको पता चलेगा कि किस तरीके से कट ऑफ निर्धारित होती है, कैसे हमें परीक्षाओं में प्रश्नों के सही उत्तर तक पहुंचना चाहिए, एलिमिनेट करना चाहिए, मिलते जुलते कथनों को भी ध्यान में रखना चाहिए। तो शुक्ल जी ने भिखारी दास के बारे में बात लिखी कि नीति की सूक्तियां भी बहुत सी कही हैं,
जिनमें उक्त वैचित्र अपेक्षित होता है विशुद्ध काव्य के अतिरिक्त? सही जवाब हो गया ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, देव की सी ऊंची आकांक्षा या कल्पना जिस प्रकार इनमें कम पाई जाती है, उसी प्रकार उनकी असफलता भी कहीं नहीं मिलती। जिस बात को ये जिस ढंग से चाहें वह ढंग बहुत विलक्षण न हो, कहना चाहते थे, उस बात को उस ढंग से कहने की पूरी सामर्थ्य इनमें थी। भिखारी दास के संदर्भ में उपरोक्त कथन किस आलोचक का है? प्रश्न में ही बतला दिया गया कि ये बात किसके संदर्भ में कही गई है? भिखारी दास के बारे में कही गई है। इस बार घुमाकर प्रश्न पूछा गया कि किस आलोचक ने इस बात को कहा है। ऑप्शन दिया गया मिश्र बंधु, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नगेंद्र। सही जवाब है ऑप्शन बी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भिखारी दास का मूल्यांकन करते हुए लिखा कि देव की सी ऊंची आकांक्षा या कल्पना जिस प्रकार इनमें कम पाई जाती है, उसी प्रकार उनकी सी असफलता भी कहीं नहीं मिलती। जिस बात को ये जिस ढंग से चाहे वह ढंग बहुत विलक्षण न हो, कहना चाहते थे, उस बात को उस ढंग से कहने की पूरी सामर्थ्य इनमें थी। आपको ये कथन कुछ कबीर दास से मिलता जुलता आ रहा होगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी को। सीधे सीधे नहीं तो दरेरा देकर कहने में माहिर थे कबीर दास, ऐसा मानते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो देखिए कथनों का क्या है, हर कवि अपने पूर्ववर्ती कवि से प्रभावित है, हर आलोचक अपने पूर्ववर्ती आलोचक से प्रभावित है। कुछ न कुछ मिलती जुलती बातें लिखा जाता रहा है और यही सभी चीजें परीक्षाओं में कठिनाई पैदा करती हैं। आपको इसमें से ढूंढ कर खंगाल कर निकालना पड़ता है। उसी प्रयास में हम आप सभी के सामने प्रश्नों को प्रस्तुत कर रहे हैं कि आप कैसे अपने दिमाग में एक छलनी नुमा स्तर लगा दें, जिससे कि क्या उसके नीचे गिरना है और क्या ऊपर अढ़क जाना है। तो इस चीज को आप भली भांति समझ पा रहे होंगे और आराम से प्रश्नों को पढ़ते हुए, विकल्पों को समझते हुए, जल्दीबाजी नहीं करना है। जल्दीबाजी करेंगे, यही आदत बनी रहेगी तो परीक्षाओं में आप सही प्रश्नों के उत्तरों को भी गलत करके आएंगे और घर पर माथा पीटेंगे कि हमने गलती कर दी, हमने गलती कर दी। एक तो बहुत दिनों के बाद मौका मिल रहा है। किसी भी शिक्षक भर्ती को आप देखिए, खासतौर से उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें, किसी भी स्टेट की बात करें, तो आ रही है वैकेंसी तो खूब तेजी से आ रही है। नहीं आ रही है तो ऐसा लग रहा है कि रेलवे क्रॉसिंग का फाटक लग गया है और बहुत सारी ट्रेनें गुजर रही हैं और जो सड़क के यात्री हैं वो क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं। इस चीज को आप समझिए। अगर आप रेलवे लाइन क्रॉसिंग पर फंसे होंगे तो अच्छे से समझ पाएंगे। हालांकि हर जगह पर अब ओवरफ्लाई बन रहा है। बस समझाने का मतलब यही है कि जल्दीबाजी में मत रहिए कि सर अगले क्वेश्चन पर चलिए। नहीं, बहुत सारी चीजें हैं जो कि आपको यहाँ पर सतर्क करने के लिए भी बताई जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 28 का जो सही जवाब था आपने देख लिया कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि भले भिखारी दास देव की तरह नहीं थे, उनको उतनी प्रसिद्धि नहीं मिल पाई, लेकिन वो चाहते थे, अपने हिसाब से बातों को कहते थे, उनमें पूरी क्षमता थी। अगला प्रश्न है कि दास जी ऊंचे दर्जे के कवि थे, उपरोक्त कथन किस आलोचक का है? अब यहाँ पर दास जी लिखा गया है तो आपको ध्यान में रखना है कि ये बात भिखारी दास के बारे में कही जा रही है। दास जी ऊंचे दर्जे के कवि थे। बहुत ही छोटा सा ये कथन, लेकिन बहुत ही मारक कथन है। अगर आपको आएगा तो आप बता देंगे, नहीं आएगा तो फिर छोटा क्वेश्चन होते हुए भी आपको परेशान करेगा। दास जी ऊंचे दर्जे के कवि थे, इस आलोचक का कथन है। ऑप्शन दिया गया मिश्र बंधु, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नगेंद्र। तो यहाँ पर 90% विद्यार्थी सही जवाब बता देंगे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, क्योंकि हम चर्चा ही कर रहे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल के ऊपर। तो इस हिसाब से सही जवाब हो गया ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, ऊधो तहाई चली ले हमें, जह कुबरी कान बसे एक ठोरी, देखिए दास अघाय अघाय, तिहारे प्रसाद मनोहर जोरी। उपरोक्त पंक्तियां किसकी हैं? सूरदास, भिखारी दास, नंददास, सत्यनारायण, कवि रत्न। अब इसमें तमाम दासों को भी हमने रखा हुआ है, वैसे केशव दास छूट गए हैं, तो केशव दास अगर रहते भी तो बहुत प्रभावित नहीं करते। फिर भी आपका दिमाग दौड़ना शुरू कर चुका होगा कि ये पंक्तियां किसकी हैं। सही जवाब है ऑप्शन बी, भिखारी दास द्वारा लिखी गई पंक्तियां। अब देखने में ये आता है कई बार कि लगता है कि उद्धव की बात आ रही है, कन्हैया की बात आ रही है, ठीक है, तो हो सकता है कि सूरदास होंगे या फिर कोई कृष्ण भक्त कवि होगा।
लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि भिखारी दास जी ने भी कुछ इस तरीके की पंक्तियां लिखी हैं। सही जवाब हो गया ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि अब तो बिहारी के वे बानक गैरी, तेरी तन दूती केसर को नैन कश्मीर भो, श्रवण तु बानी स्वाति बुंदन के चातक में, शासन को भरिबो द्रुपदजा को चीर भो। उपरोक्त पंक्तियां किसकी हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है सूरदास, भिखारीदास, नंददास, बिहारी लाल। ऑप्शन को हमने बहुत क्लोज रखा है। ऐसे विद्यार्थी जो जल्दबाजी में रहते हैं और तुरंत टिक करके आगे बढ़ना चाहते हैं, अब वो यहाँ पर फंस सकते हैं। लेकिन सही जवाब तक आप लोग पहुंच गए होंगे। सही जवाब है ऑप्शन बी। भिखारी दास की एक पंक्ति है, अब तो बिहारी के वे बानक गैरी, शासन को भरिबो द्रुपद जा को चीर भो। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि द्रुपद जा लिखा हुआ है। इसका एक खास अर्थ है। आप लोगों के लिए मैं होमवर्क दे रहा हूं कि इसका अर्थ क्या होगा। ऐसा नहीं है कि आप व्याकरण की किताब खोलकर रखेंगे तभी आप पर्यायवाची शब्दों को ध्यान देंगे। यहाँ पर भी आपको पर्यायवाची शब्द दिखाई पड़ रहा होगा। द्रुपद जा का अर्थ क्या हो सकता है? एक शब्द आपने पढ़ा होगा भानुजा, ठीक है, इसका भी खूब आता है वृष भानुजा, बल्कि मैं और बढ़िया से इसको कहूं तो ठीक। तो उसी तरीके से ये भी शब्द है, आप लोग जरूर कमेंट करके बताएंगे। और इस प्रश्न का जो सही जवाब है ऑप्शन बी है, भिखारी दास द्वारा लिखी गई पंक्तियां। अगला प्रश्न है कि कवि भूपति का वास्तविक नाम था। कवि भूपति का वास्तविक नाम क्या है? ऑप्शन दिया गया राज गुरुदत्त सिंह, हिम्मत बहादुर सिंह, मान सिंह, पृथ्वी सिंह। तो तमाम इसमें सिंह सिंह लगा हुआ है। आपको बतलाना है कि भूपति का वास्तविक नाम क्या है। आप दिमाग दौड़ाना शुरू कर चुके होंगे कि जब आप सब्जेक्टिव पढ़ा रहे थे तो उस जमाने में तो हमने देखा था, लेकिन अभी कंफ्यूजन है। बिल्कुल नहीं, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, राज गुरुदत्त सिंह। आपने याद किया था कि कवि भूपति का नाम क्या है? राज गुरुदत्त सिंह। हालांकि भूपति का भी अर्थ आपने पर्यायवाची में पढ़ा ही होगा, नाम में ही छिपा हुआ है राजा, लेकिन वास्तविक नाम आप देखेंगे रीतिकालीन कवियों में बहुत सारे ऐसे शासक रहे हैं, राजा रहे हैं, जो कि साहित्य के तरफ रुचि दिखाते थे। उसमें से भूपति भी एक रहे हैं। इनका वास्तविक नाम क्या था? असली नाम क्या था इनका? राज गुरुदत्त सिंह। इसको जरूर आप ध्यान में रखिए, बदलते हुए पैटर्न में कभी भी ये सवाल पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है कि भूपति जी का ग्रंथ नहीं है। भूपति जी का ग्रंथ नहीं है। ऑप्शन दिया गया सतसई, कंठाभूषण, रस रत्नाकर, राग रत्नाकर। कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि भूपति के ग्रंथों में शामिल नहीं है? बिल्कुल सही जवाब तक आप लोग पहुंच रहे हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, राग रत्नाकर नाम की जो रचना है वो भूपति की नहीं है। बाकी ऊपर की जो तीनों रचनाएं अब वो भूपति के ग्रंथों में शामिल है। अब आप देखेंगे कि यूजीसी नेट का जो बदलता हुआ पैटर्न बीच में दिखाई पड़ रहा था, ऐसे ही ऑप्शन दिए जा रहे थे 1 2 3 4 करके, और फिर पूछा जा रहा था कि कौन सी रचना है, कौन सी रचना नहीं है। ठीक है, तो आप चाहे कान बाएं हाथ से पकड़िए चाहे दाएं हाथ से पकड़िए, आपको तथ्यों को ध्यान में रखना ही पड़ेगा। अब यही प्रश्न कितने भी तरीके से घुमाकर पूछा जाएगा, आप उसको बतला देंगे कि सब कुछ है लेकिन राग रत्नाकर भूपति की रचना नहीं है, बस इतना हम जानते हैं। ठीक, अब देखिए आप यहाँ पर सतसई लिखा हुआ है। जब भी सतसई की बात की जाती है तो बिहारी का नाम उसमें सबसे पहले आता है, लेकिन रीतिकालीन बहुत सारे कवि हैं जिन्होंने सतसई से जोड़कर रचनाएं की हुई हैं। इसलिए आपको अलर्ट रहना पड़ेगा कि सतसई केवल बिहारी से ही जुड़ी नहीं है, अन्य कवि भी उसमें शामिल रहे। आप देख रहे हैं कंठाभरण तो आपने पढ़ा होगा, कंठाभरण नाम की एक रचना है, लेकिन आपने यहाँ पर कंठाभूषण भी देखा। तो ये छोटी छोटी जो सावधानियां हैं उनको जरूर ध्यान में रखिए। रस रत्नाकर, तो ये तीनों रचनाएं किसकी हैं? भूपति की हैं, वही भूपत राज गुरुदत्त सिंह। अगला प्रश्न है, घूंघट पट की आड़ दे हंसत जबै वह दार, शशि मंडल ते कढ़त छनि जनु पीयूष की धार। उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो यहां पर देखिए हमने प्रश्न को मोड़ दिया, आपको हिंदी व्याकरण के तरफ घुमा दिया। अभी तक आप हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहे थे, लेकिन अचानक आप अलंकार की तरफ पहुंच गए होंगे और लक्षणों को देख रहे होंगे कि आखिरकार इसमें कौन सा अलंकार है। अलंकार इत्यादि तो फार्मूले पर हैं, आप लक्षणों को पहचानिए और फिर उस हिसाब से सही उत्तर तक जाइए।
इसमें रटने की गुंजाइश बिल्कुल नहीं। अगर कोई रटने के लिए प्रेरित कर रहा है तो इसका मतलब है कि वो सही जानकारी आपको नहीं दे रहा है। आपको हमने मौका दिया था कि आप लक्षण के आधार पर सही उत्तर तक पहुंचे। बहुत सारे विद्यार्थी सही उत्तर तक पहुंच पा रहे हैं। जनु, मनु, मानव, जानव जो भी लक्षण दिए गए हैं किस अलंकार के, सही जवाब हो गया ऑप्शन डी, उत्प्रेक्षा। सही जवाब हो गया ऑप्शन डी। अब कितना भी आप उत्प्रेक्षा अलंकार पर प्रैक्टिस कीजिए, लेकिन लक्षणों को अगर आप समझ पा रहे हैं तो आप सही जवाब तक पहुंच सकते हैं। कुछ विद्यार्थी इसमें अन्य अलंकार को भी देख सकते हैं, ठीक है, हालांकि केवल उत्प्रेक्षा इसमें सटीक अलंकार में शामिल है। लेकिन ये पंक्ति किसकी हो सकती है यह भी आपको ध्यान रखना है। भूपति द्वारा लिखी गई ये पंक्ति है। अगला प्रश्न है, तोष निधि की रचना नहीं है। तोष निधि, आपने परीक्षाओं में इनका नाम पढ़ा होगा, देखा होगा। इनकी रचना कौन सी नहीं है? ऑप्शन दिया गया, सुधा निधि, विनय शतक, नखशिख, विनय पत्रिका। कौन सी ऐसी रचना है जो तोष निधि द्वारा नहीं लिखी गई? बिल्कुल सही जवाब तक आप पहुंच रहे हैं। ऑप्शन डी है, विनय पत्रिका नाम की जो रचना है तोष निधि की नहीं है, बल्कि आपने इसको एक बहुत ही बड़े कवि के नाम से पढ़ा होगा। और विनय पत्रिका की भाषा को लेकर तो खूब सवाल पूछा जाता है। ये सारी चीजें रिवीजन के दृष्टिकोण से आप देखिए। बात हम कर रहे हैं रीतिकाल की, लेकिन कुछ कुछ ऑप्शन आप देख रहे हैं कि भक्ति काल के भी जुड़े हुए हैं। ये काम अनुराज हिंदी एकेडमी पर ही आपके दिमाग को मथने का काम यहाँ पर किया जा सकता है। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि विद्यार्थी लिखते हैं कि सर आप सरल, शांत और आराम से पढ़ाते हैं, चीजें समझ में आती हैं। और समझ में तभी आएंगी जब आप शांति का वातावरण रखेंगे, माहौल अच्छा रखेंगे, तभी चीजें समझ में आएंगी। तो बातों ही बातों में आपने विनय पत्रिका का रिवीजन कर लिया, किस भाषा में लिखी गई है, किसकी रचना है, ये सारी चीजें। लेकिन यहाँ पर आपने और जानकारी रखी कि सुधा निधि नाम में ही छिपा हुआ है, तोष निधि का सुधा निधि। विनय शतक, ठीक है, तोष निधि का। नखशिख, जिस तरीके से सतसई में कई कवि शामिल हो जाते हैं, उसी तरीके से नखशिख को लेकर भी एक से अधिक कवियों ने लिखा हुआ है। ये सभी प्रश्न बदलते हुए पैटर्न में आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कवि सतसई पर आधारित कोई ग्रंथ नहीं लिखा है, या फिर नखशिख पर आधारित कोई ग्रंथ नहीं लिखा है। ये भी सवाल पूछे जा रहे हैं। अगला प्रश्न है, बिहारी के समान इन्होंने भी कहीं कहीं ऊहात्मक अत्युक्ति की है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का उपरोक्त कथन किसके संदर्भ में? ऑप्शन दिया गया, बंशीधर, तोषनिधि, सोमनाथ, रसलीन। तो ये बात किसके बारे में कही जा रही है कि बिहारी के समान इन्होंने भी कहीं कहीं ऊहात्मक अत्युक्ति की। शुक्ल जी का यह कथन है, किसके संदर्भ में? सही जवाब हो गया ऑप्शन बी, तोषनिधि के बारे में बात कही गई कि इन्होंने भी बिहारी का अनुकरण किया है, और कहीं कहीं जिस तरीके से बिहारी ने ऊहात्मक अत्युक्तियों का प्रयोग किया है, वैसे ही तोषनिधि ने भी किया है। सही जवाब हो गया ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि भूषण भूषित दूषण हीन प्रवीण महारस मैं छवि छाई, पूरी अनेक पदार्थ तेजे मैं परमारथ स्वार्थ पाई। उपरोक्त पंक्तियां किसकी हैं? केशवदास, भूषण, तोषनिधि, सोमनाथ। बड़ा ही क्लोज है। हो सकता है कि आज के प्रैक्टिस सेट में आप इसका आंसर बता दें, लेकिन यही अगर फाइनल एग्जाम में आएगा तो आपके पसीने भी छुड़ा सकता है। भूषण भूषित दूषणहीन प्रवीण महारस में छवि छाई, पूरी अनेक पदार्थ तेज ही मैं परमारथ स्वार्थ पाई। ये पंक्तियां किसकी हैं? सही जवाब हो गया ऑप्शन सी, तोषनिधि द्वारा लिखी गई। वैसे आप देखेंगे कि भूषण की पंक्तियों में कई बार भूषण आ जाता है। केशवदास ने भी भूषण शब्द का प्रयोग किया है, भूषण बिनु न बिराजे कविता बनिता मित। ठीक है, तो यही है कैसे आप सही उत्तर तक पहुंचिए, इसलिए हमने विकल्पों को भी रखा हुआ है। हो सकता है कि बहुत सारे बच्चों को लगे कि विकल्प बनाने के लिए बना दिए गए, इससे ये भी पता चलेगा अगर कोई कॉपी करता है क्वेश्चन को तो तुरंत पकड़ में आ जाएगा कि ये अनुराज हिंदी एकेडमी से कॉपी की गई। और ये यूं ही मैं ऑप्शन नहीं डाला, कहीं न कहीं इसका लिंक है, और ये लिंक वही जोड़ सकता है। अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए मैं कह सकता हूं कि जो बारीकियों को समझे, ऐसे ही नहीं विकल्पों में नाम दिए गए। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है, अलंकार रत्नाकर किसका ग्रंथ है? अलंकार रत्नाकर किसका ग्रंथ है? ऑप्शन दिया गया, दलपति राय, बंशीधर, तोषनिधि, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं।
तो पूरा हमने बीपीएससी ट्री को यहाँ पर पैटर्न अपनाया हुआ है। अलंकार रत्नाकर किसका ग्रंथ है? आपको लग रहा होगा कि हाँ, इसका सही जवाब तो डी होना चाहिए। बिल्कुल इसका सही जवाब है डी है। दो लोगों ने मिलकर अलंकार रत्नाकर लिखा, दलपति राय और बंशीधर ने दोनों मिलकर इस रचना को लिखते हैं। और ये रचना आप देखेंगे कि भाषा भूषण की नकल है। अब जैसे ही मैंने भाषा भूषण बोला तो आपके दिमाग में उस कवि का नाम आ गया होगा, ठीक है। और ये भाषा भूषण किस प्रकार का अलंकार ग्रंथ है और इसके ऊपर किसका प्रभाव था, ये सब आपके दिमाग में आना चाहिए। नहीं आ रहा है तो इसका मतलब है कि इस चैनल पर आपका मन नहीं लग रहा है और पढ़ाने वाले से आपको प्रेम नहीं हो रहा है। आपको मन और प्रेम दोनों करना पड़ेगा, तभी आप सफलता तक पहुंचेंगे। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। तो अलंकार रत्नाकर दलपति राय और बंशीधर नाम के दो कवि हैं, उन्होंने लिखा। और इस ग्रंथ के ऊपर किसका किसका प्रभाव है ये भी आप जरूर ध्यान रखिए। अगला प्रश्न है कि कविता में ये अपना उपनाम शशिनाथ भी रखते थे। उपरोक्त कथन किस कवि के संदर्भ में? दलपति राय, बंशीधर, तोषनिधि, सोमनाथ। कौन है जो कविता लिखा करते थे? तो शशिनाथ अपने को बतलाते थे, ठीक है। तो सही जवाब तक विद्यार्थी पहुंच रहे होंगे और वो विद्यार्थी जल्दी से पहुंचेंगे जो कम्युनिटी सेक्शन में इस प्रश्न को देखे रहे होंगे। हमने पूछा था वहां पर, क्योंकि जब इस पेपर को मैं बना रहा था, तैयार कर रहा था, तो मुझे लगा कि ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, तो बच्चों से पूछना चाहिए। सही जवाब हो गया ऑप्शन डी। सोमनाथ जब कविता लिखा करते थे तो शशिनाथ नाम से लिखते थे। तो एक तो कॉमन हो गया, नाथ नाथ हो गया, इसको आप तुक्का लगाकर भी सही कर सकते थे, ठीक है। फिर भी अगर आप जान गए तो बहुत अच्छी बात है, इसको जरूर ध्यान में रखिए। अगला प्रश्न है, इनकी एक अनुक्ति कल्पना की मार्मिकता और प्रसादपूर्ण व्यंग के कारण बहुत प्रसिद्ध है। सघन और पेचीले मजमून गांठने के फेर में न पड़ने के कारण इनकी कविता को साधारण समझना सहृदयता के सर्वथा विरुद्ध है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का उपरोक्त कथन किसके संदर्भ में? ऑप्शन दिए गए हैं दलपति राय, बंशीधर, तोषनिधि, सोमनाथ। तो ये बात आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसके बारे में कही है कि इनकी एक अनुक्ति कल्पना की मार्मिकता और प्रसादपूर्ण व्यंग के कारण बहुत प्रसिद्ध है। सघन और पेचीले मजमून गांठने के फेर में न पड़ने के कारण इनकी कविता को अगर कोई व्यक्ति साधारण समझता है तो सहृदयता के सर्वथा विरुद्ध है। ये चीज बड़ी बड़ी बात कही जा रही है। कई बार हम लोग सीधे साधे लोगों को बहुत हल्के में ले लेते हैं कि ये दुनिया का सबसे मूर्ख व्यक्ति है, लेकिन यहाँ पर शुक्ल जी ने लिखा कि अगर आप साधारण समझ रहे हैं तो आप सहृदयी नहीं है, सहृदयता के सर्वथा विरुद्ध है। ये बात किसके संदर्भ में उन्होंने कहा? सही जवाब है ऑप्शन डी, सोमनाथ के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस बात को कहा हुआ है। अगला प्रश्न है कि सोमनाथ की रचना नहीं है। रस पीयूष निधि, कृष्ण लीलावती, सुजान विलास, सुधा निधि। सोमनाथ की रचना नहीं है, आपको बतलाना है। सही जवाब तक आप लोग पहुंच गए होंगे, ऑप्शन डी है सुधा निधि। अभी आपको ऊपर हमने एक रचनाकार के बारे में बतलाया कि सुधा निधि किसकी रचना है, ठीक है। तो अभी इसी प्रश्न में था, प्रश्न पत्र में। तो ऊपर के तीनों रचनाओं को जरूर आप ध्यान में रखिए कि रस पीयूष निधि सोमनाथ की है, कृष्ण लीलावती सोमनाथ की है, सुजान विलास सोमनाथ की है। आप देखेंगे कि रस, कृष्ण और सुजान से रिलेटेड अनेकों रचनाएं लिखी गई। सुजान सागर, सुजान विनोद, कृष्ण लीलावती। अभी आपको पिछले प्रैक्टिस सेट में हमने कृष्ण चंद्रिका के बारे में बतलाया था कि किसने लिखा हुआ है। आपको याद आ गया होगा, आया होगा तो जरूर कमेंट कीजिएगा, जिससे कि मुझे पता चलेगा कि हमारे साथ बच्चे क्वेश्चन नंबर 41 तक जुड़े हुए थे। क्योंकि विद्यार्थियों के सामने सबसे बड़ी समस्या है कि उनके पास समय कम है। समय किसके पास है ये सोचने वाली बात है, ठीक है। समय किसी के पास नहीं है, बस समय का उपयोग करना है, कैसे करना है। अगला प्रश्न है, माधव विनोद नाटक किसने लिखा है? सोमनाथ, प्राणचंद चौहान, हृदय राम, केशवदास। माधव विनोद नाटक किसने लिखा? आप अपना दिमाग दौड़ाना शुरू कर चुके होंगे कि नाटक को लेकर तो हमने प्राणचंद चौहान को देखा था, हृदय राम को देखा था। इनकी रचनाएं भी आपके दिमाग में आनी चाहिए, ठीक है। केशवदास ने भी कोई नाटक नाम से लिखा हुआ है। लगभग इसमें जितने भी कवि हैं ऑप्शन के तौर पर थोड़ा थोड़ा किसी न किसी नाटक से जुड़े हुए हैं, ठीक। लेकिन सही जवाब क्या हो गया इसका? ऑप्शन ए हो गया,
सोमनाथ ने माधव विनोद नाटक लिखा हुआ है। आप देख रहे हैं विकल्पों को हमने जानबूझकर रखा हुआ है ताकि आप इसी बहाने इन रचनाकारों की रचनाओं को ध्यान में रखें। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है, कल्पित कथा लिखने की प्रथा हिंदी के कवियों में प्रायः नहीं के बराबर रही। उपरोक्त कथन किस आलोचक का है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, नामवर सिंह, राजेंद्र यादव। किसने इस बात को कहा? कल्पित कथा लिखने की प्रथा हिंदी के कवियों में प्रायः नहीं के बराबर रही। ये बात कौन लिखा है? इसको हमने कम्युनिटी सेक्शन में पूछा था। सही जवाब हो गया ऑप्शन बी, रामचंद्र शुक्ल। यहां तो आप बता देंगे कि रामचंद्र शुक्ल है, लेकिन हमें चिंता एग्जाम हॉल की है कि वहां पर आप क्या कर सकते हैं। ठीक वैसे ही जैसे खिलाड़ी नेट प्रैक्टिस तो खूब करते हैं, लेकिन मैदान पर जाते हुए कई बार जीरो पर आउट हो जाते हैं, कई बार रन आउट हो जाते हैं। परीक्षार्थियों का भी कुछ वैसा ही प्रदर्शन होता है। आप रन आउट कैसे होते हैं? आपको मान लीजिए ऑप्शन ए रंगना है, आप ऑप्शन बी रंग कर बैठे हुए हैं, ये हुआ रन आउट। क्लीन बोल्ड कैसे हुए? क्लीन बोल्ड कैसे हुए? आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। जब आप प्रश्न ही नहीं समझे, जैसे यहां पर पूछा गया कि नहीं, कोई रचना में पूछा गया नहीं, लेकिन आप उसको हाँ मानकर लिख रहे हैं। बहुत बार गलतियां होती हैं। तो देखिए, इस अभ्यास के माध्यम से हम विद्यार्थियों के अंदर जो भी कमियां हैं और उनको कैसे दूर किया जाए, सतर्कता कैसे बरती जाए, उस पर भी फोकस करने की कोशिश करते हैं। आप ध्यान रखिए यहाँ पर। तो रामचंद्र शुक्ल का यह मानना था कि कल्पित कथा लिखने की प्रथा हिंदी के कवियों में प्रायः नहीं के बराबर रही है। अगला प्रश्न है, और कहा लहिए सजनी कठिनाई गरय अति आनी परी मानत है बरजियो न कछु अब ऐसी सुजान बानी परी। उपयुक्त पंक्तियां किसकी हैं? और कहा लहिए सजनी कठिनाई गरय अति आनी परी है मानत है बरजियो न कछु अब ऐसी सुजान बानी परी। ये पंक्तियां किसकी हैं? ऑप्शन दिया गया है सोमनाथ, रसखान, घनानंद, मीराबाई। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि थोड़ा सा टक्कर वाले ऑप्शन को हमने दिया है कि जहां पर सुजान की बात आए, सजनी की बात आए, तो कंफ्यूजन ना हो। सही जवाब हो गया ऑप्शन ए, सोमनाथ द्वारा ये पंक्तियां लिखी गई। ठीक, अगला प्रश्न है, रसलीन का वास्तविक नाम था। यह प्रश्न खूब परीक्षाओं में पूछा जाता है, लेकिन यहां पर आप विकल्प देखेंगे तो बड़ा ही उलझाऊ हमने दिया हुआ है। थोड़ा सा भी आप दाएं बाएं जाएंगे, ये तलवार की धार के बराबर है, थोड़ा सा भी इधर उधर होंगे आपका पैर कटना तय है। रसलीन का वास्तविक नाम क्या है? सैयद इब्राहिम, सैयद गुलाम नबी, सैयद गुलाम नबी आजाद। ये ऑप्शन यहीं पर बनाए जा सकते हैं। आपने याद किया होगा कि रसलीन का वास्तविक नाम है सैयद गुलाम नबी। सैयद गुलाम नबी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सैयद इब्राहिम एक खास रचनाकार का वास्तविक नाम है। हमने अंग्रेजी में संकेत कर दिया है। कई बार मुझे लगता है कि हिंदी में संकेत न करके अंग्रेजी में करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। सैयद इब्राहिम आप ध्यान में रखेंगे। ये असली जो वास्तविक नाम रहा है रसलीन का, सैयद गुलाम नबी। सैयद गुलाम नबी आजाद बिल्कुल नहीं है, सैयद गुलाम भी नहीं है। ठीक है, सही जवाब हो गया ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि रसलीन कहां के रहने वाले थे? रसलीन कहां के रहने वाले थे? ऑप्शन दिया गया है कालपी, इटावा, बेलग्राम, ओरछा। तो रसलीन कहां के रहने वाले थे? आपको लग रहा होगा कि यार हमने पिछले प्रैक्टिस सेट में भी इस जगह का नाम सुना था, वहां पर तो कोई और जन्म लिया था। देव के बारे में हमने सुना कि वो इटावा के रहने वाले थे। ओरछा में कई रीतिकालीन कवियों का जन्म हुआ। बिलग्राम इसका सही जवाब है। ऑप्शन सी है कि रसलीन जो है वो बिलग्राम के रहने वाले थे, इसीलिए लोकेशन की वजह से इनको बिलग्रामी भी कहा गया। जैसे सुल्तानपुरी नाम है या फिर गाजीपुरी नाम होता है कई बार। ठीक है, इसी तरीके से नाम है, प्रतापगढ़ी भी नाम होता है। तो इसी टाइप से बिलग्रामी नाम रखा पड़। यहाँ पर ध्यान रखना आपको, रसलीन का निवास स्थान कहाँ था? बिलग्राम में था। मेन बात ये थी, आप जरूर ध्यान में रखें। बाकियों का भी है, कालपी के कौन रहने वाले थे, इटावा के कौन रहने वाले थे, ऐसे भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है कि अंग दर्पण लिखा गया था, कब लिखा गया? संवत 1794, 1795, 1796, 1797।
तो कब लिखा गया था अंग दर्पण? तो सबसे पहले तो आपको ध्यान में रखना है कि अंग दर्पण जो है रसलीन का एक ग्रंथ है, ठीक है। और ये कब लिखा गया था, ये महत्वपूर्ण बात यहाँ पर है। और ईस्वी में नहीं दिया गया बल्कि संवत में दिया गया है। सही जवाब हो गया ऑप्शन ए, संवत 1794 में ये लिखा गया था। अगर आप इसको ईस्वी में जानना चाहते हैं तो यहाँ पर -57 आपको घटाना पड़ेगा, जो आएगा उसको आप ईस्वी में नोट कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, अमीय हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रतनार जियत मरत झुक झुकी परत जेहि चितवत एक बार। उपरोक्त पंक्तियां किसकी हैं? अमीय हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रतनार, ये पंक्ति खूब परीक्षाओं में पूछी जाती रही है। और मुझे याद आ रहा है कि जब मैं परीक्षा में बैठा करता था तो अगर मान लीजिए 10 एग्जाम दिया तो उसमें से 7 या 8 में तो इसको आना ही आना था। अमी हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रतनार, ठीक है। किसकी पंक्ति है? सही जवाब हो गया ऑप्शन सी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ग्रंथ पढ़ेंगे तो उन्होंने संकेत किया है कि पाठकों में ये कंफ्यूजन हो जाता है कि ये बिहारी लाल की पंक्ति है, जबकि किसकी है? रसलीन की है। यानी आप देखेंगे कि रसलीन बिहारी को भी थोड़ा मोड़ा फॉलो किए, ठीक है। शब्दों के चुनाव को लेकर अगर बात करें तभी तो कंफ्यूजन होता है। तो सही जवाब हो गया ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, सूक्तियों के चमत्कार के लिए यह ग्रंथ काव्य रसिकों में बराबर विख्यात चला आया है। उपरोक्त कथन किस ग्रंथ के संदर्भ में है? ऑप्शन दिया गया रस प्रबोध, अंग दर्पण, रसिक मोहन, काव्य कलाधर। अब मान लीजिए यहीं पर एक ऑप्शन मैं बना देता बिहारी सतसई को, तो ये क्वेश्चन और यहां पर कठिन हो जाता। सूक्तियों के चमत्कार के लिए यह ग्रंथ काव्य रसिकों में बराबर विख्यात में चला आया है, ठीक है। किस ग्रंथ के बारे में बात कही जा रही है? सही जवाब है ऑप्शन बी, अंग दर्पण के बारे में ये बात कही जा रही है कि अगर अंग दर्पण की सूक्तियों के चमत्कार की अगर बात करें तो काव्य रसिकों में, काव्य रसिक यानी जो कविता में रुचि रखते हो उनमें बराबर ये प्रसिद्ध रहा है। सही जवाब हो गया ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, रस प्रबोध किसका ग्रंथ है? ऑप्शन दिया गया बिहारी लाल, पद्माकर, रसलीन, घनानंद। तो बिहारी लाल तो तुरंत आप खत्म कर देंगे यहाँ पर कि इन्होंने तो एक ही ग्रंथ लिखा था, तो रस प्रबोध कहां से आएगा? बाकियों में थोड़ा बहुत आपको कंफ्यूजन हो सकता है। सही जवाब हो गया ऑप्शन सी, रसलीन द्वारा लिखा गया है रस प्रबोध, ठीक है। तो प्रिय विद्यार्थियों, उम्मीद है कि आज हमने जितने भी प्रश्नों पर आप सभी से चर्चा की वो सभी प्रश्न आपको अच्छे लगे होंगे, और अच्छे ही नहीं लगे होंगे, मैं तो पूरी गारंटी के साथ कहता हूं कि जो भी 25 प्रश्नों पर हमने अगर मोटे तौर पर इसको हम गिने तो इसमें से 10 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए, हमेशा परीक्षाओं में पूछे जाते रहे। अब वो 10 कौन आएंगे अब वो आपके दिन के ऊपर है। फिर भी प्रैक्टिस सेट के माध्यम से आपका आत्मविश्वास बढ़ रहा होगा, और सबसे बड़ी बात है कि आप कंटिन्यू होंगे। जब आप कंटिन्यू होंगे तभी तो आप अपने लक्ष्य तक पहुंचेंगे। बीच में अगर आप उस खरगोश की तरह आराम करना शुरू कर देंगे तो फिर आप हो सकता है कि पिछड़ जाएं। मैच खत्म होने के बाद आप पहुंचे और उदास होकर वापस आए। आपको बनना है कछुआ, ठीक है। तो इस स्पीड को आप स्लो में मत मानिए। बहुत सारे विद्यार्थी उनको लगता है कि क्यों नहीं मैं 125 का करवा रहा हूं, समय आने पर वो भी करवाया जाएगा, लेकिन तोड़ तोड़कर, दशरथ माझी की तरह तोड़ तोड़कर प्रश्नों को, मूल किताबों को कैसे पढ़ना है उसको यहां पर बताया जा रहा है। तो कम से कम इस खास विशेषता के लिए इस प्लेटफॉर्म को आपको सहयोग देना है, और सहयोग में सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों को बतलाना भी है। तो आज के प्रैक्टिस सेट के बारे में आप जरूर कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।